Hello dear students, today we are going to solve paper 2 of JEE Advanced 2020 chemistry paper जो कि कल 27th of September 2020 को हुआ है। हमने ऑलरेडी पेपर 1 को सॉल्व कर लिया है जिसमें 3 सेक्शंस थे। सेक्शन 1 जिसमें कि सिंगल आंसर करेक्ट था, सेक्शन 2 जिसमें कि मोर देन 1 आंसर करेक्ट था और सेक्शन 3 जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आंसर थे। अब हम लोग पेपर 2 के प्रॉब्लम को बारी बारी से अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग वीडियोस में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में सेक्शन 1 ऑफ पेपर 2 ऑफ जेईई एडवांस 2020 केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस सेक्शन में आपको सिंगल डिजिट का 6 क्वेश्चन दिया गया है। सिंगल डिजिट में आपको पता होगा या मैं बता दूं कि आंसर जो आपका है 0 से 9 के बीच में आएगा। 0 से लेकर के 9 के बीच में आंसर आना है। अगर आपने 0 से लेकर 9 तक इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ऑप्शन है आपके पास और अगर आपने सही आंसर दिया तो इसमें आपको +3 मार्क्स मिलेगा और अगर आपने गलत जवाब दिया तो -1 मार्क्स मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ है। तो हम लोग बारी बारी से इस पार्टिकुलर सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पार्टिकुलर सेक्शन में पूछा गया है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और कुछ हद तक पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट को यूज करके। हुआ ये है इस सवाल में कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी I1, I2 and I1, I2 and I3 of 4 atoms of atomic number n, n+1, n+2, n+3 जहां पर n का वैल्यू लेस देन 10 है आर टेबुलेटेड बिलो। मैं इसको लिख लेता हूं। एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है और फिर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 3 का वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको टेबल को बना दे रहा हूं और आई थिंक आपको दिख रहा होगा। यहां तक दिख रहा है, मुझे लगता है दिख रहा है, या फिर मैं थोड़ा इधर, चलिए दिख रहा होगा, मुझे साफ दिख रहा है। n+1, n+2 और n+3 है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का 1681 वैल्यू है, फिर 2081 वैल्यू है, 496 वैल्यू है एंड देन आपके पास 738 वैल्यू है। यहां पे 3374 है, यहां 3952 है, फिर 4562 है, 41451 है, अगेन आप 6050 है, फिर आपके पास 6122 है, उसके बाद 6910 है, उसके बाद 7733 है। तो ये आपको वैल्यूज दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, यहां तक आपको दिख रहा होगा। अब आपको बोला यह गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम दिस डेटा। तो आपने क्वेश्चन देख लिया है, मैंने उस क्वेश्चन के डेटा को यहां लिख दिया है। आपका n का वैल्यू क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर है और n का वैल्यू लेस देन 10 है, मतलब आंसर आपका 0 से लेकर 9 तक। 0 भी नहीं होना है इसमें, तो 0 होगा तो एटॉमिक नंबर 0 तो किसी का होता नहीं है। तो एटॉमिक नंबर आपका 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ होना है और हम लोग को डिसाइड करना है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान सवाल। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि आपको जब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिया रहे तो आप ये देखोगे कि कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें जंप बहुत ज्यादा है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको देखा जाए, इसको देखिए जरा, यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए इस डेटा को। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी n+2 एटॉमिक नंबर वाले में 496 है, कम है। सेकेंड में देखिए 4562 है, ऑलमोस्ट 10 टाइम बढ़ गया है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑलमोस्ट 10 टाइम बढ़ गया है और फिर यहां पर 1.5 टाइम बढ़ा। इससे साफ पता चल रहा है कि भाई जो n+2 है, मतलब जो एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर n+2, element with atomic number n+2 is a first A metal. Element with atomic number n+2 is a first A metal. First A metal है मतलब अल्कली मेटल है। क्लियर बात, ये एक अल्कली मेटल है। अब अल्कली मेटल है, समझ रहे हैं ना कैसे,
क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत तेजी से जंप गया है। n+3 वाला आप देख सकते हो 738 है, फिर 1/4 दुगना हुआ, फिर उसके बाद देखिए का एक 5 गुना हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इससे साफ पता चल रहा है n+3 जो है वो क्या है, सेकेंडरी मेटल है। खैर किसी भी एक को पहचानिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट मेटल में आपके पास क्या क्या है, चलिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सब है। और एटॉमिक नंबर देखिए 3 है, 11 है, 19 है, और उसके बाद 18 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 35 वगैरह। तो इस तरह का एटॉमिक नंबर आपको दिखेगा। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट मेटल में तो यही सब में से कुछ होगा, तो एटॉमिक नंबर अगर मैं मान लूं कि भाई लिथियम एटम है, ये अगर मैं मान लूं लिथियम एटम है, तो आप देखोगे n+2 का वैल्यू हो जाएगा 3, इसका मतलब n का वैल्यू आ जाएगा 1। बताइए क्या संभव है 1? नहीं संभव है। अगर एटॉमिक नंबर 1 होगा तो सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन नहीं होगा, सिंस ये नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अगर n बराबर 1 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 हुआ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 1 है तो हम लोग सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? तो भाई I2 I3 कांट बी डिफाइंड हियर, यहां पर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको तो लेना नहीं है। तो अगर हम सोडियम एटम लेते हैं, तो सोडियम एटम अगर लिया जाए तो n+2 का वैल्यू आ जाएगा, देख लीजिए 11 है एटॉमिक नंबर सोडियम का, तो 11 मतलब n का वैल्यू आ जाएगा 9। अब देखिए 9 होगा तो भाई आप 9 वाले के साथ होगा फ्लोरीन एटम, 10 वाले के साथ होगा आर्गन एटम, 11 वाले के साथ सोडियम और 12 वाले के साथ मैग्नीशियम। 9 आया, तो ये सही लग रहा है आंसर। हम लोग को पता है कि आंसर हमारा 1 to 9 के बीच में आना था, यहां पर चूंकि n का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता है। आप देख सकते हो पोटेशियम वगैरह नहीं रखोगे। अगर पोटेशियम को रख देता है स्टूडेंट, अगर पोटेशियम एटम को रख देता है, मैं बना दे रहा हूं, आंसर तो हमारा पता चल चुका है कि n = 9 ही है। लेकिन अगर कोई पोटेशियम एटम रख देता है n+2 = 19, मतलब n17 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 10 है, जो कि कह रहा है क्वेश्चन में कि n का वैल्यू लेस देन 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका करेक्ट आंसर जो यहां पर होगा वो कितना होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 9 हो जाएगा। जो n का वैल्यू आएगा वो 9 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या कहा गया, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। और इसमें कहा यह गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में आपके पास है O2, आपके पास है HF, आपके पास है H2O, आपके पास है NH3, आपके पास है H2O2, आपके पास है CCl4, फिर CaCl3 एंड देन आफ्टर C6H6 और फिर C6H5HCl। तो ये सभी जो मॉलिक्यूल है आपको लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने चार्ज्ड कॉम्ब मतलब एक चार्ज जो कंघी है उसको इज ब्राउट नियर द फ्लो ऑफ अ स्ट्रीम। इस लिक्विड का फ्लो मतलब फ्लो करवाया जा रहा है कहीं पे, और उसके नजदीक में एक चार्ज्ड कॉम्ब को लाया गया है। तो हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज सोन इन द फिगर। फिगर आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन कर रहा है टुवर्ड द कॉम्ब होना चाहिए। कॉम्ब जो आपके पास लाया हुआ है, आप फिगर देख चुके हो, जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वाटर का वो कॉम्ब के टुवर्ड हो जाना चाहिए। तो देखिएगा कंसेप्ट क्या होगा भाई, आप समझ सकते हो ये चार्ज्ड है। अब चार्ज्ड पार्टिकल अगर ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड कॉम्ब है, तो ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जो चार्ज्ड होगा। चार्ज्ड होगा मतलब पोलर होगा, पोलर होगा तभी ना, पोलर मॉलिक्यूल रहा तो जो पोलर मॉलिक्यूल में दोनों पार्ट होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। पार्शियल ही नॉर्मली होता है कोवेलेंट में, लेकिन होता है पार्शियल डेल्टा प्लस और पार्शियल माइनस। तो जब पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, पार्शियल जो चार्जेज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल, अगर ये मान लिया नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है कॉम तो आप नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ऑल इन ऑल बात यही है कि चार्ज है कॉम आपका, ये पोलर मॉलिक्यूल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो हम लोग को बेसिकली ये देखना है कि इसमें से पोलर कौन कौन है। तो पोलर मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो बताइए O2 है? बिल्कुल नहीं है, O2 तो नॉन पोलर है।
HF हो जाएगा सबसे पहला। HF पोलर है, बिल्कुल है। H2O देखिए ये भी पोलर है, पोलर तो मॉलिक्यूल है ना, नेट डायपोल मोमेंट सभी लोग जान रहे हैं, बहुत आसान सवाल। ये पता चल जाने के बाद कि भाई पोलर मॉलिक्यूल को ये चार्ज कॉम्ब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सवाल हमारा इजी होने जा रहा है। H2O2 बताइए पोलर है कि नहीं? बिल्कुल पोलर है। आप पढ़े होंगे कि ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये पोलर स्ट्रक्चर हो जाता है, तो H2O2 भी पोलर है। अब आगे बात करते हैं, CCl4 पोलर है? बिल्कुल नहीं, CCl4 पोलर नहीं है। CaCl3 पोलर है? C6H6 नहीं पोलर है, और C6H5Cl ये पोलर है। तो आपको यही बोला गया है कि कितना नंबर ऑफ जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड का ड्रॉपलेट्स है, वो कॉम्ब के टुवार्ड अट्रैक्ट होगा। तो आंसर आपका दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 जो होगा मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवार्ड कॉम्ब। कॉम्ब के टुवार्ड क्या होगा? 6 मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड होगा, और इसका मतलब है कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइट्रेशन, और ये बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल जो कि टाइट्रेशन से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टिचियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड Ki इन वीकली बेसिक मीडियम। KMnO4 और Ki के बीच का रिएक्शन है वीकली बेसिक मीडियम में, ठीक है। वीकली बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक मीडियम में एक तरह का रिएक्शन होता है जिसमें कि आपको पता होगा कि जो MnO4 माइनस है वो MnO2 में जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको। पता भी होगा कि एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाएगा, MnO4 माइनस। बेसिक मीडियम अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो MnO4 2 माइनस में जाएगा, और अगर न्यूट्रल या वीकली बेसिक मीडियम रहा तो MnO2 में जाएगा। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 प्रोड्यूस्ड बाय 4 मोल ऑफ, यहां पे गौर कीजिएगा 4 मोल KMnO4 का लिया हुआ है। तो ये सवाल है आपका। बस एक ही चीज जो आपको इसमें सोचना था वो ये था कि भाई ये क्या बनेगा। सोचना क्या था आपको? मेमोरी बेस्ड चीज है ये, मेमोरी यूज करना था यहां पे, ठीक है। थोड़ा सा मेमोरी यूज करना था और बन जाएगा सवाल अब आसानी से। 4 मोल है और I2 है, उधर हम लोग को I2 का मोल पूछ रहा है, तो बहुत आसान सवाल होने जा रहा है ये आपका। देखिए एन फैक्टर निकालते हैं, तो एन फैक्टर KMnO4 का कितना है? एन फैक्टर KMnO4 का देख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +7 और यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4। एक तरफ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 और एक तरफ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो जो चेंज हुआ वो कितना हो गया? 3 हुआ। 3 × 1, एक ही मैग्नीज है ना, तो एक ही चेंज लोगे। 3 × 1 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। एक मैग्नीज है इसलिए एक से गुना किया। यहां देखते हैं I2 का एन फैक्टर, तो I2 -1 से आयोडीन 0 में गया है। एन फैक्टर यहां पे बात करा जाए तो I2 का एन फैक्टर देखिए, एक आयोडीन में कितना चेंज हुआ है? -1 से 0 मतलब 1 चेंज। यहां है कितना आयोडीन? 2, मतलब 1 × 2 मतलब 2। तो आपके पास इधर है वैलेंसी फैक्टर पता, एन फैक्टर पता, उधर भी एन फैक्टर पता। तो आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट एक स्पेसिस का होता है वही इक्विवेलेंट अदर स्पेसिस का होता है। बैलेंसिंग वगैरह में हम नहीं गए हैं, बैलेंसिंग किए नहीं। जब इक्विवेलेंट का ही प्रिंसिपल लगाना है तो बैलेंसिंग क्यों करेंगे? तो आप क्या लिखोगे? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट का मतलब मोल दिया हुआ है 4, एन फैक्टर हो गया 3। वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर एक ही चीज का नाम है। और यहां मोल ऑफ I2 इंटू एन फैक्टर 2। इसका मतलब जो मोल ऑफ I2 बनेगा वो कितना आ जाएगा? 6। देख सकते हो आप। तो 6 मोल ऑफ I2 will be produced from 4 मोल ऑफ KMnO4 in weakly basic medium. The next question is from inorganic chemistry, जिसमें आपको K2CrO4 को H2O2 के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है और उस प्रोडक्ट का बिहेवियर के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट वाज लेयर्ड विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एमाइल अल्कोहल। तो पोटेशियम क्रोमेट को एमाइल अल्कोहल के साथ मिलाया गया है, विथ एमाइल अल्कोहल। अल्कोहल का एक फॉर्म होगा, उससे हम लोग को ज्यादा मतलब है नहीं, अल्कोहल एक।
और फिर क्या किया गया है, व्हेन इट इज सेकेंड विथ एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ 3% H2O2, इसको आपने H2O2 का 1 मिलीलीटर ऑफ 3% सॉल्यूशन लिया है H2O2 का, इसको सेक किया है तो ये ब्लू कलर्ड लेयर इज ऑब्टेन। तो अल्कोहल के प्रेजेंस में जब K2CrO4 को H2O2 के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड ऑब्टेन होगा, ब्लू कलर का लेयर ऑब्टेन हो रहा है, ब्लू कलर का लेयर ऑब्टेन हो रहा है, अल्कोहल का ही लेयर है ये जो ऑब्टेन हो रहा है। द ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड X, क्रोमियम 6 का कंपाउंड है ये, क्रोमियम 6 का कंपाउंड है ये X, इसको X माना गया है कि ये X बनने के कारण ही ब्लू कलर आ रहा है। तो आगे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू क्रोमियम एटम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल X। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ CRO बॉन्ड पूछ रहा है, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला नहीं पूछ रहा है, सिंगल बॉन्ड वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि ये कंपाउंड क्या है। तो भाई आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ा है हाइड्रोनेट्स कंपाउंड में, इवन जो डाइक्रोमेट का क्रोमेट का डी ब्लॉक में रिएक्शन है उसमें भी पढ़ा होगा आपने। और आपने पढ़ा ये होगा कि जब भी आप अल्कोहल लेयर में पोटेशियम क्रोमेट को H2O2 के साथ रिएक्शन करोगे एक ब्लू कंपाउंड CrO5 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लू कलर्ड कंपाउंड। हालांकि ये अनस्टेबल होता है जो बाद में ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में साफ कह दिया है कि ब्लू कलर्ड का कंपाउंड बन रहा है जो कि CrO5 ही है। अब CrO5 का स्ट्रक्चर जो है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, सभी लोग को पता होगा, ये एकदम बहुत कॉमन चीज है। मतलब एक होता है ना कि नया कुछ है, नया इसमें कुछ नहीं है, एक तो रिएक्शन कॉमन है और दूसरी बात ये स्ट्रक्चर कॉमन है। तो खैर आपको दिख रहा होगा कि कितना CRO सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ CRO बॉन्ड जो हो गया यहां पर, नंबर ऑफ CRO सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 बॉन्ड है जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, यहां पे CRO बॉन्ड जो है 4 जो है सिंगल बॉन्ड है, और इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि आपको एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर दे दिया है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में यह कहा गया है कि भाई स्ट्रक्चर आपके सामने है, और स्ट्रक्चर मैं थोड़ा बना भी लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। आप भी एक बार अपने नोटबुक पे लिख लीजिए और या फिर आप देखते जाइए, कोई जरूरत नहीं लिखने का वैसे आपको। NH2 ये स्ट्रक्चर है, और इसमें कहा क्या गया है कि pH2 पे, pH4 pH6 पे और pH11 पे आपको जो नेट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड का जोड़ पूछ रहा है। मतलब नेट चार्ज, जो नेट चार्ज है वो Z1 Z2 Z3 है, और उसका मैग्नीट्यूड का Z1 Z2 Z3 है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन आप देख चुके हैं, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि भाई अगर हम एट pH2 की बात करें, pH2 पे बात करता हूं मैं, तो देखिए pH2 पे क्या होगा। pH2 का मतलब हो गया एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। और जब स्ट्रांगली एसिडिक हो गया है इसका मतलब क्या होगा कि जो बेसिक पोजीशन है वहां पर H+ आ जाएगा। तो देखिए बेसिक पोजीशन कहां है, बेसिक पोजीशन यहां है, और कहीं बताइए बेसिक पोजीशन है कि यहां है, तो इस पे H+ आ जाएगा। मतलब होगा क्या, मैं बता दूं, यहां पर हो जाएगा NH3+, मैं इसी फिगर में बना दे रहा हूं, यहां पर हो जाएगा NH3+। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम रखोगे आप तो जो बेसिक मतलब जो जगह है NH2 का जगह, NH2 का पोजीशन,
वहां पर H प्लस आ जाएगा और इस तरह से जो Z1 का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2। देख लीजिए नेट चार्ज दो ही ना हुआ, एक यहां प्लस और एक वहां प्लस। अगर हम pH इज इक्वल टू 6 की बात करें, जो मॉडरेट pH है, ये एक तरह से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला pH मतलब यहां पर नेट चार्ज 0 रहेगा, मतलब ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो 2 प्लस है और 2 माइनस। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों कहा मैंने, समझ रहे हो ना भाई? जो 7 के अराउंड pH होता है उस पे ज्विटर आयनिक फॉर्म डोमिनेट करता है। ज्विटर आयनिक फॉर्म डोमिनेट करने का मतलब है जितना प्लस उतना माइनस। जो मैंने फिगर बना दिया है, यहां पे 2 जगह माइनस है और 2 जगह प्लस है, इसका मतलब Z2 का वैल्यू ओवरऑल नेट चार्ज 0 हो गया। और अगर मैं एट pH इज इक्वल टू 11 ले लूं तो ये क्या है, स्ट्रांगली, ध्यान दीजिए, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हो गया। और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में जो भी एसिडिक पोजीशन है, मैं इन सबको अब पहले की तरह कर देता हूं NH2, और जो भी एसिडिक पोजीशन है वहां से क्या होगा, आपका H प्लस रिलीज होगा। तो ये एसिडिक पोजीशन था, H प्लस रिलीज हुआ, ये एसिडिक पोजीशन था, H प्लस रिलीज हुआ। और बताइए और कोई एसिडिक पोजीशन दिख रहा है? एक फिनॉल जो है ये भी एसिडिक पोजीशन है, तो यहां से भी क्या होगा, आपका H प्लस रिलीज हो जाएगा। क्योंकि मीडियम जो है स्ट्रांगली बेसिक है, pH 11 पे बात किया जा रहा है, तो pH 11 पे फिनॉल भी अपना H प्लस रिलीज कर देगा। तो इस तरह से जो Z3 का वैल्यू हो गया वो हो गया -3, -1, -1, -1। तो अब जरा देखिए, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस प्लस Z3 का मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा, 2 का मॉडुलस प्लस 0 का मॉडुलस प्लस -3 का मॉडुलस, मतलब ओवरऑल आपके पास 2 + 3 आ गया, 2 + 3 आ गया, दैट इज 5। तो 5 आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्वेश्चन ये है, मैं रीड कर रहा हूं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका C8H10O2, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट, ये जो है पीपी लाइट को रोटेट करता है, पीपी लाइट पे एक्शन शो करता है, मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये आपको दिख रहा है। और उसके बाद आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विथ न्यूट्रल FeCl3। अगर आप इस पे FeCl3 डालते हो न्यूट्रल, तो इसके साथ ये पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है। और इससे क्या पता चल रहा है, पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कैसा है, इसमें फिनॉलिक, इससे पता चल रहा है कि इसमें फिनॉल पोजीशन, फिनॉल ग्रुप तो है, इसको आप तो नहीं बोल सकते हो कि नहीं होगा। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड, तो इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताइए। तो पहली बात तो फिनॉल है, तो चलिए फिनॉल के साथ हम एक बात करते हैं। अब तो देख सकते हैं फिनॉल है, इसका मतलब इसके पास C6H5OH या C6H6O तो यूज हो चुका है। अब क्या बचा है इसके पास, देख लीजिए, था C8H10O2, इसका मतलब इसके पास C2H4O बचा हुआ है, C2H4O बचा हुआ है, देख लीजिए, C2H4O बचा हुआ है, यही ना, C6H5OH, C2H4O बचा हुआ है। देख लीजिए भाई, फिर से मैं देख लेता हूं, ठीक, C2H4O बचा हुआ है, क्लियर है। आपके पास 6 2 8 कार्बन और 6 4 10 एंड O2, ठीक है। तो अब हम लोग को इसी को यूज करना है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग करते हैं। पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब है कि हम लोग कर क्या सकते हैं, देखिए, अब एक तो ये है, इसका यूएफ फैक्टर चलिए निकाल लेते हैं। यूएफ फैक्टर कितना है जरा देखिए, यूएफ फैक्टर होगा 18 - 10/2 दैट इज इक्वल टू 4। जो यूएफ फैक्टर 4 ऑलरेडी इस रिंग के कारण ही आ चुका है, 3 डबल बॉन्ड है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हो चुका 4 यूएफ फैक्टर। तो अब क्या कर सकते हो आप, अब आपको सिर्फ यही करना है कि आपको जो अदर जो 2 कार्बन है उसको ऐड करना। 2 कार्बन आप ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3, 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2 कार्बन ऐड कर सकते हो, इस तरह से देखिए, तो OCH2CH3 2
इस तरह से ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो स्ट्रक्चर था यही होगा, हाँ ठीक है, यही होगा OCH2CH3। क्या ये पॉसिबल है ऑप्टिकली एक्टिव होना? क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? ये नहीं है, एक आयरल हो गया, ये एक आयरल नहीं बनाना, तो इसलिए ये नहीं होगा। आप चलिए ये करके देख लेते हैं हम लोग, फिनॉल तो रखना ही है। अब चलिए ये करके देख लेते हैं, क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल नहीं है, तो एक आयरल ही हो गया, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो भाई ये तो देख रहा है ना, इस तरह का ईथर संभव है, न इस तरह का ईथर संभव है। तो चलिए हम लोग अब ईथर पे नहीं जा करके अल्कोहल पे आते हैं। ये भी तो संभव हो सकता है, OH और CH3। अगर आप ऐसा करते हो तो देख लीजिए, यहां पर आपका एसिमेट्रिक सेंटर बन रहा है, कार्बन पे आपका एसिमेट्रिक सेंटर बन रहा है, और कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया? कायरल हो गया। इसी तरह से चलिए हम यहां पे बात करते हैं, ये OH हो गया मेटा पोजीशन पे, फिर उसी तरह से कर लेते हैं हम लोग। आपको अगेन ये क्या हो गया? कायरल सेंटर हो गया, अगेन कायरल हो गया मॉलिक्यूल। और फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं ऊपर बना देता हूं पारा पोजीशन पे। तो पारा पोजीशन पे आप करके इसको ले आओ, CH OH और CH3। अगेन ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, आप देख सकते हैं कायरल है। तो आपके पास 3 कायरल मॉलिक्यूल है, एकक CH स्टार है, इसका मतलब सब में क्या होगा? DL पेयर बनेगा ना भाई, DL पेयर सब में बनेगा। अब जब DL पेयर सब में बनेगा, इसका मतलब सभी में जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 टोटल आइसोमर। DL पेयर अलग अलग कंपाउंड माना जाता है, तो आपके पास जो टोटल आइसोमर्स हो गया 2, 2 एंड 2, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो इस पार्टिकुलर कंपाउंड का आ जाएगा वो 6 आ जाएगा।